Welcome friends. In today's session, we are currently dealing with chapter called Structure of Balance Sheet, and today we are going to calculate sum number 7 from the same chapter. Let us have the details of the sum first. From the following balances of Jaitra Limited, as on 31st March 2018, prepare balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. So we are given with various balances. A kind of trial balances is given to you related with assets and liabilities of the company, and you are supposed to frame vertical balance sheet ultimately. As per Schedule 3 of Companies Act 2013, you are supposed to frame vertical balance sheet of Jaitra Limited. सम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम इस सम का क्लासिफिकेशन करेंगे। आपको वेरियस बैलेंसेस रिलेटेड विद एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है। हम इसका क्लासिफिकेशन पहले करेंगे। वी विल बाइफरगेट देम वन बाय वन and then afterwards we will prepare balance sheet, so it will become very easy for us. So let us start our classification of various assets and liabilities, various balances. Custom deposits, the first point on the left side is given to you, custom deposits. So where we will record custom deposits, it comes under long, it's an asset, it comes under long term loans and advances. Then comes equipments. It is an asset and it will be recorded as fixed asset under the head called tangible assets. Then comes investment fluctuation fund which has been kept for the matters related with the investment. It is considered as a liability and will be shown as on reserves and surplus. लोन्स टू एम्प्लॉयज, लोन्स फ्रॉम एम्प्लॉयज नहीं है, क्या दिया है, लोन्स टू एम्प्लॉयज। हमने कर्मचारी को लोन दिए, हमने दिए, तो ये हमारा एसेट हो गया, ध्यान रखिएगा। अबाउट 12 मंथ्स कह रहे हैं, यानी 12 महीने से ज्यादा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, 12 महीने के अंदर हो तो शॉर्ट टर्म हुआ, 12 महीने से ज्यादा अबाव यानी 12 महीने के से ज्यादा, तो 12 महीने से ज्यादा होगा तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये कहाँ हम दर्शाएंगे, ये हमारी एसेट है, हमने लोन दी है दोस्तों, तो ये हम कहाँ दर्शाएंगे सर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। चलिए, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, प्रीमियम शब्द यूज किया है दोस्तों। रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या फंड वर्ड यूज नहीं किया है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या फंड वर्ड यूज किया जाए तो हम उसे रिजर्व एंड सरप्लस में दर्शाएंगे, लेकिन अगर प्रीमियम शब्द यूज किया गया है रिलेटेड विद डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम या रिलेटेड विद प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर से जुड़ा हुआ भी ऐसी अगर कोई बात कही गई है तो सर ये जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। कहाँ जाएगा सर, इसे हम दर्शाएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, लायबिलिटी सेक्शन में। खास ध्यान रखना है इस बात का, नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या रिजर्व शब्द का यूज किया गया हो तो वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन प्रीमियम शब्द यूज किया गया है डिबेंचर से जुड़ा हुआ तो सर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दर्शाना है, ध्यान रखना है। कॉल्स इन एडवांस, बात एडवांस की आ रही है और ये जाएगा एसेट साइड पे। एसेट साइड में हम इसे कहाँ दर्शाएंगे, अदर सॉरी लायबिलिटी सेक्शन में आएगा। कॉल्स यानी शेयर से जुड़ा हुआ है, बाय मिस्टेक शेयर से जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा सर, कॉल्स इन एडवांसेस विल बी रिकॉर्डेड अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांसेस दोनों का ध्यान रखना। कॉल्स इन एरियर्स जो होता है शेयर कैपिटल जो होता है उसमें से डिडक्ट होता है, माइनस होता है, ठीक है। वो कॉल्स हमें मिली ही नहीं है, ये कॉल्स तो हमें एडवांस में मिली है, तो ये एक तरीके से हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाती है, यानी इसे हम दर्शाएंगे अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी माना जाता है शॉर्ट में, इतना याद रखिए। जनरल रिजर्व ये हमें पता है अच्छे से कहाँ आता है, आरएस काफी बार आ चुका है आगे, रिजर्व एंड सरप्लस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स नॉर्मली 1 साल का ही होता है, 1 साल के अंदर के लिए होता है, मीन्स ए पर्टिकुलर जो ईयर चल रहा होता है उस साल के लिए होता है, यानी 12 महीने की बात होती है, इसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन माना जाता है। लायबिलिटी सेक्शन में
शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, गुड्स आ गए, स्टॉक आ गया। स्टॉक याद रखिए, स्टॉक किसी का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, सेमी फिनिश गुड्स का हो सकता है, फिनिश गुड्स का हो सकता है, ठीक है। स्टॉक्स, स्टोर्स एंड स्पेयर हो सकता है। ये सारे वर्ड्स आगे आ चुके हैं, हम जानते हैं। स्टॉक अगर शब्द दिख रहा है तो कहाँ जाएगा सर? इन्वेंटरीज, एसेट साइड में इन्वेंटरीज। प्रपोज्ड डिविडेंड है, यानी डिविडेंड अभी दिया नहीं है पर देंगे। अभी करंटली डिविडेंड दिया नहीं है पर देंगे, तो एक तरीके से डिविडेंड का हम प्रोविजन कर रहे हैं, और ये जो प्रोविजन होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। कस्टमर्स, पहली बार ये शब्द शायद आपके सामने आ रहा होगा। कस्टमर्स का दूसरा नाम क्या है वो समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो एंट्री करने में प्रॉब्लम होती है। कस्टमर्स यानी किसके कस्टमर्स? कंपनी के कस्टमर्स। कंपनी के कस्टमर्स का दूसरा नाम क्या हो गया? डेटर्स। हमारे जो ग्राहक है उसे हम एक तरीके से डेटर्स, डेटर्स यानी जो देवादार होते हैं वो। तो डेटर्स लिखा हो या कस्टमर्स लिखा हो, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। एसेट साइड पे ट्रेड रिसीवेबल्स में हम इसे दर्शाते हैं दोस्तों। चलिए, फिर आ गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ब्रैकेट में कुछ दिया है, ऑफ ₹10 ईच कॉल्ड अप एट ₹8। कोई बात नहीं, आ, उसकी जो प्राइस है वो है 52 लैक्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। वो सिर्फ हमें जानकारी दे रहे हैं कि भाई 10 में से ₹8 का हिसाब मिला है, ₹2 का हिसाब नहीं मिला है। इतने रुपए में हम इतना कॉल्ड अप प्राइस मिला है, मीन्स ₹8 के हिसाब से मिला है। तो इसे हम कहाँ दर्शाएंगे सर? जहाँ ऑब्वियसली शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल वहीं आएगा पहले पॉइंट में, लायबिलिटी सेक्शन में। चलिए, 11% डिबेंचर्स, तो यहाँ डिबेंचर्स भी है जो कंपनी ने इशू किए गए हैं, ये किए हैं। इससे सिक्योर्ड लोन माना जाता है, एक तरीके से सिक्योर्ड बोरोइंग्स मानी जाती है दोस्तों। तो ये सिक्योर्ड बोरोइंग्स कहाँ दर्शाएंगे? ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माना जाता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लायबिलिटी की तीसरी हेड जो आती है, थर्ड नोट्स जो हमारी नॉर्मली होती है वो इसी से जुड़ी हुई होती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, थर्ड पॉइंट कह सकते हैं। चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम, हर प्रीमियम ऐसा नहीं फिर आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डालते रहो, प्रीमियम आया चलो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ऐसे नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी शेयर प्रीमियम, कोई भी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ प्रीमियम मीन्स, तो यहाँ नॉर्मली शेयर प्रीमियम की बात होती है, इक्विटी शेयर प्रीमियम नॉर्मली ये होता है। फिर डिपेंड करता है कि वो हो सकता है प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, उसके भी प्रीमियम हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट कौन सी सिक्योरिटी का प्रीमियम, डजंट मैटर। यहाँ शेयर प्रीमियम दिया हो या सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हो, ऑलवेज इट विल बी शोन इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दर्शाना है, आपने ध्यान रखना है, शेयर प्रीमियम लिखा हो या सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा हो, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, हमने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है सर? बैंक्स में लगा दी अपनी लागत, अपनी जो मनी है सर हमने बैंक्स में डाल दी, इन्वेस्टमेंट किया एक तरीके से। कहाँ किया? बैंक्स में। किस में? फिक्स डिपॉजिट में। तो फिक्स डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो ये ज्यादातर 1 साल से ज्यादा का ही होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है तो हम इसे क्या मानेंगे सर? एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। अगर लिखा होता विथ इन 12 मंथ्स या बिलो 12 मंथ्स या आप मोर देन 12 मंथ्स या अबाउट 12 मंथ्स, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम इसे क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म मानेंगे दोस्तों। तो हम इसे एसेट साइड पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में दर्शाएंगे, मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं। तो फर्स्ट साइड का क्लासिफिकेशन कंप्लीट, अदर साइड पे चलते हैं दोस्तों। वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड कहाँ दर्शाएंगे? वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये जाएगा सर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, लायबिलिटी सेक्शन में। यहीं इसके साथ अगर ऐसा दे दिया हो तो वर्कर्स सेविंग फंड, सेम सिचुएशन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। ऐसा हम आगे एक दो सम्स में कर चुके हैं। अब आया प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन प्रीमियम। आप देख सकते हैं इस सब में नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है और उससे जुड़ा हुआ प्रीमियम दिया है हमें। तो इसे भी हम कहा, जैसे हमने डिबेंचर का प्रीमियम, डिबेंचर्स भी यहाँ इस सब में आपको दिए हुए हैं, 11% डिबेंचर्स, और उसके सामने का प्रीमियम हमने लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लिया। सेम सिचुएशन, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं और उससे जुड़ा प्रीमियम भी आपको दिया गया है, तो वो प्रीमियम हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखाएंगे। ठीक है, ये दो है ऐसे जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस ये वर्कमेंस प्रॉफिट शेयरिंग फंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कंसीडर कर रहे हैं हम इसे। चलिए, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, ये पहली बार आ रहा है।
चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, ये हो गए हमारे एक तरीके से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स, या तो कैश से जुड़ी हुई चीजें, नियर कैश या नियर मनी भी कह सकते हैं एक तरीके से, तो उसे हम सीसीई में दिखाएंगे। म्यूचुअल फंड्स बिलो 12 मंथ्स, यानी 12 महीने से कम की अवधि के म्यूचुअल फंड्स है हमारे, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, हमने इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड्स में और ये हमारे 12 महीने से कम है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मैं इसे एसेट साइड पे करंट इन्वेस्टमेंट में दर्शाऊंगा। पहली बार नॉर्मली ये पॉइंट आया है करंट इन्वेस्टमेंट। चलिए, वर्कमैन्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कर्स के साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके भी फंड की काम की गई है, उसका भी एक तरीके से ध्यान रखा गया है कि अगर किसी वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके कॉम्पेंसेशन का फंड भी हमें रखना चाहिए। तो उसे हम कहाँ दर्शाएंगे सर ये फंड को, ये कम कंफर्म है, रिजर्व एंड सरप्लस यहीं आएगा। चलिए, मशीनरी, मशीनरी तो हम अच्छे से जानते हैं सर, ये हो गया हमारा टेंजिबल एसेट्स। ट्रेडर्स, पहली बार ये शब्द आ रहा है, ट्रेडर्स व्यापारी, हमारे लिए व्यापारी कौन हुए सर, क्रेडिटर्स। ट्रेडर्स का दूसरा नाम क्या होगा, क्रेडिटर्स, जिससे हम उधार ले रहे हैं, जिससे हम माल ले रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हो, यानी कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये जो ट्रेडर्स हैं ये ही क्रेडिटर्स हैं, व्यापारी, लेनदार जिसे हम कहते हैं एक तरीके से। तो ये हम जानते हैं अच्छे से, लायबिलिटी सेक्शन में हम कहाँ इसको दर्शाएंगे सर, ट्रेड पेबल्स। सॉफ्टवेयर, क्या हो गया सर, सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते हैं सर, अनसीन आइटम्स, अनसीन एसेट, तो उसे हम कहाँ दर्शाएंगे सर, इनटेंजिबल एसेट। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हम जानते हैं कहाँ आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बिल्स रिसीवेबल कहाँ दर्शाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स में, एसेट साइड पे आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग आसान है, टेंजिबल एसेट्स। एडवांसेस टू ट्रेडर्स, एडवांसेस टू ट्रेडर्स में इसकी एंट्री कहाँ होगी, एडवांसेस टू ट्रेडर्स। एडवांसेस टू ट्रेडर्स क्या सिचुएशन है सर, बिलो 12 मंथ्स, हमने ट्रेडर्स को एडवांस दिए, हमने दिए, ध्यान रखना, एडवांसेस फ्रॉम ट्रेडर्स नहीं है, टू ट्रेडर्स है, हमने किसी को एडवांस दिया है, लोन दी है, और वो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से कम की है, बिलो 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के अंदर वाली लोन, लेस देन 12 मंथ्स यूं समझ लीजिए। तो इससे हम कहाँ दर्शाएंगे, हमारी एसेट है, इतना कंफर्म हो गया, हमने लोन दी, हमने ली नहीं है, लोन देना और लेना ये थोड़ा ध्यान रखना। फ्रॉम और टू दोनों शब्द का ध्यान रखना। चलिए, एडवांस टू ट्रेडर्स है, हमने लोन दिए, शॉर्ट टर्म किए, तो हम इसे एसेट साइड पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दर्शाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में हम इसका रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, पहली बार एक दूसरी कैपिटल आ रही है, 11% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वैसे ही दूसरे प्रकार का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये भी कंपनी चाहे तो रेज कर सकती है इस तरीके से फंड्स, तो ये शेयर कैपिटल की हेड में जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स आ गया, गुड्स किससे जुड़ा हुआ है सर, स्टॉक से जुड़ा हुआ है, गुड्स थोड़ा लॉजिक याद रखिए, गुड्स किससे जुड़ा हुआ है सर, स्टॉक से जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा सर, इन्वेंटरी। गुड्स अभी हमें मिले नहीं है, रास्ते में है, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में मीन्स आ रहे हैं हमारे पास, आएंगे, पहुंचेंगे, अभी पहुंचे नहीं हमारे पास, तो उसे हम इन्वेंटरी मान सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम अच्छे से जानते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम दर्शाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अरे ऊपर चला गया, एक मिनट, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो इस तरीके से बाइफरकेशन होगा दोस्तों, बाइफरकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बैलेंस शीट की तैयारी हो जाए, फॉर्मेट रेडी होना चाहिए दोस्तों। तो अब हम बैलेंस शीट की ओर बढ़ेंगे, इस तरीके से आप 3 कॉलम बैलेंस शीट की बना दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, और साल यहाँ पे 2018 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो 2018 कर दीजिए और फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में
ना ही क्रेडिट ना ही डेबिट बोला गया है, तो हम उस सिचुएशन में उसे ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे, नेगेटिव नहीं, इतना याद रखना। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें स्पष्ट बोला नहीं गया है कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें उसे पॉजिटिव बैलेंस मानना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं, डेबिट नहीं, क्रेडिट बैलेंस ही मानना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब फॉर्मेट रेडी हो गया होगा आप लोगों का, मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और लेट अस स्टार्ट द मेन सेक्शन। अब तक जो हमने काम किया वो एक तरीके से रफ वर्क था, अब हम फेयर वर्क पे आ रहे हैं। चलिए, तो 3 कॉलम पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, ऐसी 3 कॉलम रेडी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो हेड आता है, यानी पहला जो सेक्शन होता है बैलेंस शीट के अंदर एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दोस्तों वो होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में पहला हेड जो होता है सर वो है शेयर होल्डर्स फंड। चलिए, अब मैं आपको पहले 4 हेड बता दूं, जिससे अब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, आपको एग्जैक्टली पहले याद क्या रखना है। चलिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन में पहले आपने 4 मेन हेड्स याद रखने हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये नॉर्मली सब में नहीं होता है, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन, इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन सब में होती ही नहीं। तीसरा जो मेन हेड है वो है नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा जो मेन हेड है दोस्तों वो आता है करंट लायबिलिटीज। तो ये हो गए इसके 4 मेन हेड्स। इसी तरीके से एसेट सेक्शन होता है। मैं आपको अब थोड़ा बेसिक्स पे आ जाता हूँ थोड़ा, जिससे आपको भी इजीली याद रहेगा। एसेट्स, एसेट्स में 2 ही हेड होते हैं, मेन हेड्स। मेन हेड्स पे आ रहे हैं अभी हम। एक होता है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा दोस्तों होता है करंट एसेट्स। तो इस तरीके से आप पहले मेन हेड्स याद रखिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए पहले आपको, एक भी चीजें ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। पहले शेयर होल्डर्स फंड है तो शेयर होल्डर फंड ही आपको लिखना है, मनमानी नहीं करनी है, अपने तरीके से बैलेंस शीट नहीं बनानी है कि चलो पहले मैं नॉन करंट लायबिलिटी लिख लेता हूँ, चलिए फिर मैं ये शेयर होल्डर्स फंड लिख लेता हूँ। ऐसे नहीं करना है आपने, ये भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एसेट, करंट एसेट पहले लिख लूँ फिर नॉन करंट एसेट बाद में लिख लूँ, ऐसे नहीं, अपने हिसाब से बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है, वो गलत मानी जाएगी। तो हमें गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। वी आर सपोज टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फ्रेमिंग द बैलेंस शीट। तो ये मेन हेड्स हो गए। अब मेन हेड्स के अंदर के जो सब हेड्स होते हैं ये मेन हेड्स हैं, दिस आर कॉल्ड मेन हेड्स। कौन से? लायबिलिटी के 4 हो गए और एसेट के 2 हो गए। अब इसके सब हेड्स पे चलते हैं हम, मुख्य शीर्षक और पेटा शीर्षक, यूं समझ लीजिए। चलिए, तो अब चलते हैं हम शेयर कैपिटल पे। और शेयर कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल एक से ज्यादा है। मैं व्यू कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो अब हम पॉइंट्स देखेंगे शेयर कैपिटल में क्या सिचुएशन है। एक तो शेयर कैपिटल एक दिया हुआ था कुछ, हाँ ये रहा शेयर कैपिटल, एक यहाँ पे है हमारा, यानी वो इक्विटी शेयर है यूँ समझ लीजिए एक तरीके से, और दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो 2 चीज़ें दी हुई है, तो हम इसका नोट्स बनाएंगे और 2 चीज़ों की एंट्री होगी इस तरीके से। पहला नोट्स, नोट्स रेडी करने होते हैं दोस्तों, एक से ज़्यादा आइटम अगर एक पर्टिकुलर हेड्स के अंदर है तो हमें नोट्स बनानी चाहिए, ताकि हम उसका टोटल ले सके और अच्छे से उसका वैल्यूएशन करके हम बैलेंस शीट में उसे दर्शा सकें। सो लेट अस हैव द फर्स्ट नोट दैट इज रिलेटेड विद शेयर कैपिटल। किस तरीके से लिखना है? तो इस तरीके से लिखना है दोस्तों। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सबसे पहले खुद शेयर कैपिटल, यानी यूं समझ लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल है। और जो डिटेल्स आपको सब में दिए वैसी कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पे। 10 रुपए वाले के 8 रुपए के हिसाब से हमें मिले हैं, तो जो मिले हैं वही उसी वैल्यू, उस वही वैल्यू आपको दी है, 52 lakhs। 11% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 lakhs। तो 2 प्रकार के शेयर हैं, उन दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल रेडी 72 lakhs। इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में करेंगे, 72 lakhs की एंट्री होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें पता है अच्छे से। तो इसका नॉर्मली रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको बनाना ही है, तो उसका नोट्स बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा होनी ही होनी है।
कंपनी को बहुत सारी चीज़ों के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस मेंटेन करना होता है, फॉलो करना होता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस पे अब चलते हैं। जैसे जैसे जो कंपोनेंट्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे उसकी एंट्री लेते चलते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये रहा 16,000। तो हम उसकी एंट्री ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 16,000। फिर मुझे दिख रहा है एक जनरल रिजर्व है 2 lakhs। तो उसकी एंट्री हम बैलेंसेस भी टैली करते जा रहे हैं ताकि हमारे कोई गड़बड़ नहीं है ना, वो भी टैली हो जाएगी। अमाउंट में वेरिएशन नहीं हो गया ना, वो भी हमारा कोई प्रिंटेड मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये भी पता चलता जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम्स आ रहा है 1,84,000। देखिए यहाँ पे एक जीरो मैंने कम डाला है, कोई बात नहीं। 1,84,000। चलिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे क्रेडिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस मान के चलेंगे। इसके बाद जो फंड है वो है वर्कमैन्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। तो ये 5 चीजें थी जिनकी एंट्री यहाँ आ रही है। कितने रिजर्व्स एंड सरप्लस की एंट्री यहाँ आएगी। और अब हम टोटल ले लेते हैं। टोटल हो गए 9 लाख, 9 लाख रुपीस। सो सेकेंड नोट रेडी, रिजर्व्स एंड सरप्लस 9 लाख रुपीस। इसकी टोटल यहाँ ले लेते हैं। चलिए, शेयर प्लैंडिंग अलॉटमेंट में कुछ नहीं होता है, यानी ज्यादातर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। नॉन करंट लायबिलिटी थर्ड मेन हेड में चलते हैं। उसका पहला सब हेड क्या होता है, लॉन्ग टर्म। अब हम जो भी बात करेंगे लॉन्ग टर्म, यानी कि पॉइंट नंबर 3 में जो भी चीजें आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से जुड़ी हुई है। नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले देख लेते हैं कि एक से ज्यादा है तो ही हम उसको फ्रेम करेंगे, तो ही उसका नोट्स बनाएंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है नोट्स की। एक है 11% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही कंपोनेंट है अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से जुड़ा हुआ। तो सीधा मैं इसकी एंट्री कर लूंगा, कोई नोट्स नहीं, सिंगल पॉइंट है, सिंगल कंपोनेंट है। ऐसा एक ही बोरोइंग है, एक ही कंपोनेंट है इसके अंदर, तो हम डायरेक्ट इसकी एंट्री कर लेंगे 12,44,000। चलिए, सेकेंड हेड पे चलते हैं, सब हेड पे, थर्ड मेन हेड की अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो हम ध्यान से देखें तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन इस सब में नहीं है, डैश। तीसरा सब हेड देखते हैं क्या होता है सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। क्या आएंगे सर अब, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये हो गया लोन, ये हो गई अदर करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यूँ समझ लीजिए। और अब जो हम बात कर रहे हैं प्रोविजंस हैं, हमने कुछ प्रोविजंस किए होंगे जो हमें फ्यूचर में पे करने हैं, और ये 100% पे करने हैं, वैसी प्रोविजंस हैं यूँ समझ लीजिए। तो हम इसका वैल्यूएशन करेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। मुझे याद है एक आया था कुछ डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। फिर सामने ही यहाँ पे वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, और ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों की एंट्री हम लेंगे। चलिए, तो तीसरा नोट बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, हेडिंग दे दीजिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम आएगा सबसे पहले। चलिए देख लेते हैं, बैलेंस राइट है, यस, 1,24,400 सही है। अगला आप लिखेंगे सर प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन प्रीमियम। फ्यूचर में हमें ये प्रेफरेंस शेयर की जो अमाउंट होती है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना होगा, रिडीम करना होगा। वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स जो है कंपनी के, उनको हमें ये अमाउंट रिडीम करनी होगी, उनको रिटर्न करनी होगी विथ इंटरेस्ट। तो ये उनके प्रीमियम्स यहाँ पे हमने स्टोर करके रखे हैं, प्रोविजन करके रखे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन फ्यूचर में देने हैं लेकिन। वैसे ही वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, जो वर्कर्स को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, मींस जब उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तब उन्हें दी जाएगी।
2 lakhs, इसलिए इसको भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माना जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग फंड का ध्यान रखिएगा। कॉम्पेंसेशन अगर है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। शेयरिंग की अगर कोई बात आती है वर्कर्स के साथ दोस्तों, शेयरिंग हो गया, सेविंग हो गया, उनके लाभ की कुछ खास बात आती है रिलेटेड विथ उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा हो तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाता है। तो इसका टोटल ले लेते हैं, 5,24,400 इन तीन कंपोनेंट्स का टोटल एंट्री कर लेते हैं इसकी। 5,24,400। फिर थर्ड कंपोनेंट कंप्लीट हमारा, थर्ड मेन हेडिंग कंप्लीट हमारा। फोर्थ मेन हेड पे आते हैं करंट लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब हम जो बात करेंगे शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसमें इस सम में कोई भी नहीं है, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन हमने नहीं ली है। नॉर्मली इसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, याद रखिए इस तरीके से। चलिए फिर चलते हैं ट्रेड पेएबल्स के कैलकुलेशन पे। ट्रेड पेएबल्स में कितने कंपोनेंट्स हैं? नॉर्मली दो होते हैं, एक होता है बिल्स पेएबल और दूसरा होता है क्रेडिटर्स। ये सब में क्रेडिटर्स शब्द यूज नहीं किया है, ट्रेडर्स शब्द यूज किया है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। तो मैं सीधा इसकी एंट्री कर सकता हूँ। इस सब में बिल्स पेएबल हमें नहीं दिए, नहीं तो हम इसका भी नोट्स बनाते। सिंगल आइटम है तो हम सीधा उसकी एंट्री ले सकते हैं। तो ट्रेडर्स यानी कि क्रेडिटर्स, तो उसे हम कहाँ दर्शाएंगे? ट्रेड पेएबल्स में डायरेक्ट हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। अगला पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर करंट लायबिलिटीज। तो कोई ऐसी अदर करंट लायबिलिटीज है तो देख लेते हैं। जी एक है, कॉल्स इन एडवांसेस। अदर करंट लायबिलिटीज अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही है पूरा सम, तो हम उसकी डायरेक्ट एंट्री दिखा सकते हैं। कॉल्स इन एडवांसेस कम्स अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। 13 lakhs में हम इसकी एंट्री यहाँ ले लेंगे। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ हेड की। आखिरी पॉइंट है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक से ज़्यादा है, मैंने नोट 4 लिखा है, यानी एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक मुझे दिख गया प्रपोज्ड डिविडेंड है, और कुछ टैक्स से जुड़ा हुआ था, टैक्सेशन की प्रोविजन की बात थी। जी हाँ, तो एक से ज़्यादा है तो हम इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। तो अगला हेड होगा, दो ही एंट्री है अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसकी नोट्स बना लेते हैं। रेडी? तो देख लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर यहाँ पे 2,35,471 अमाउंट टैली कर रहे हैं, सही है। और दूसरा है प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ये भी, 5,20,000, 7,55,471 इसका टोटल आ रहा है। तो ये दोनों एंट्री रेडी। अब हम इसका टोटल ले लेते हैं बैलेंस शीट में। सो लायबिलिटी सेक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब हम इसका टोटल ले लेते हैं। लेट्स हैव इट्स टोटल नाउ। Liability section completed. The total comes is 1,22,94,111. Now let us frame friends assets. Assets की दो मेन हेड से हमें पता है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट की सब हेड्स पे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा सर? आसान है, फिक्स एसेट्स। जब भी एसेट साइड की बात करेंगे उसमें सबसे पहले लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि नॉन करंट एसेट दूसरा नाम, और उसमें हमेशा सबसे पहले फिक्स एसेट ही आती है। फिक्स एसेट की दो कैटेगरी बनाई गई है, और वो है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। और टेंजिबल जो है, वर्किंग नोट नंबर 5 आपको बनाना पड़ेगा। नोट नंबर 5, एक से ज्यादा एसेट्स हैं टेंजिबल एसेट्स में। तो अब हम उसके नोट्स पे चलते हैं। ये भी नॉर्मली आपको फ्रेम करना रहेगा एग्जाम में, इसकी भी नोट्स बनेगी ही बनेगी। तो सबसे पहले जो है वो है इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, तो इक्विपमेंट्स की मैं एंट्री लूंगा। देख लीजिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स हमने बाइफर्केशन किया था, 3,15,200 अमाउंट चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज मशीनरी, 25,000। चलिए मशीनरी की एंट्री लेते हैं। मशीनरी 25 lakhs। चलिए फिर नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग, यस, लैंड एंड बिल्डिंग तीसरी एसेट, 35,11,200। सो तीनों तीन की वैल्यू सही है, और अब हम टोटल ले लेते हैं इसका।
लेट्स हैव इट्स टोटल 63,26,400। तो इस तरीके से तीन कंपोनेंट्स आएंगे टेंजिबल एसेट्स में। लेट्स हैव इट्स record in the balance sheet, and that is 63,26,400. Then the next point comes under fixed asset is intangible assets. वैसी assets जिसे हम देख नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते, तो वो एसेट है intangible asset. It cannot be touched. सॉफ्टवेयर एक ही ऐसी इंटेंजिबल एसेट दी गई है दोस्तों, तो अब इसकी हम एंट्री डायरेक्ट कर लेंगे, इसका कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिंगल कंपोनेंट है। 11 lakhs आएगा intangible assets, that is software। तो फिक्स एसेट्स कंप्लीट, टेंजिबल इंटेंजिबल। आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। क्या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है सर? हाँ, हमने सर एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया। एक ही ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं डायरेक्ट एंट्री लूंगा फिक्स डिपॉजिट्स। आप अगर कंफ्यूज हो जाएं तो एक सिंगल, जिसके नोट्स नहीं बने उसकी वैल्यू सिंगल ही है, तो आप इजीली टैली कर सकेंगे कि भाई 12,80,000 का कौन सा कंपोनेंट है, कौन सी चीज है। हाँ भाई फिक्स, अच्छा फिक्स डिपॉजिट यहाँ है, ओके ठीक है। हम इस तरीके से टैली भी कर सकते हैं। एक से ज्यादा आइटम की तो हम बना रहे हैं नोट्स, तो आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, कौन सी चीज कहाँ आ रही है, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तब। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सर मैंने लिखा है नोट नंबर 6, यानी एक से ज्यादा है। चलिए तो इसके नोट्स बना लेते हैं। दो ऐसी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, मैं दोनों दर्शा देता हूं, फिर हम अंदर टैली कर लेते हैं। पहला है कस्टम डिपॉजिट्स, तो पहला ही पॉइंट था मुझे याद है, 2,20,000। उसके बाद लोन्स टू एम्प्लॉयज है, अबाउ लोन्स टू एम्प्लॉय यानी हमने एम्प्लॉयज को लोन दी हुई है, हेल्प की हुई है फाइनेंशियली, 12 महीने से ज्यादा की है, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो 5,51,000, टोटल इज 7,71,000। चलिए तो इसकी एंट्री अब दोस्तों ले लेते हैं बैलेंस शीट में। 7,71,000। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, अदर नॉन करंट एसेट्स। इसमें क्या आता है नॉर्मली, फिक्टिशियस एसेट। ये पहला सम है जिसके अंदर एक भी नॉन करंट एसेट नहीं दी हुई है। अब तक जितने भी हमने सम्स किए उसमें ये पॉइंट्स होता था। इसमें नॉर्मली क्या आता है, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, अंडर राइटिंग कमीशन, आपको याद होगा शायद। इसमें एक भी ऐसी पॉइंट नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों नॉन करंट एसेट कंप्लीट। अब चलते हैं करंट एसेट्स पे, आखिरी पड़ाव पे चलते हैं और इसके पहले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ जब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसी एक ही करंट इन्वेस्टमेंट थी अंदर, और ये रही वो करंट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स में 12 महीने से कम का इन्वेस्टमेंट है, तो वो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट है, डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, 1,40,000 म्यूचुअल फंड की एंट्री। अब चलते हैं इन्वेंटरीज पे। इन्वेंटरीज एक से ज्यादा है दोस्तों, यानी अब हम इन्वेंटरी का नोट्स बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरीज की नोट्स ले लेते हैं। दो ऐसी इन्वेंटरीज सब में दी हुई है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। हमने यहाँ बाइफर्गेशन किया हुआ ही है, क्लासिफिकेशन किया हुआ ही है। पहला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 10,75,529 आ गया। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स आ रहे हैं, मिले नहीं है पर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, आ रहे हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, इसे भी हम स्टॉक मानेंगे, इसे भी स्टॉक माना जाता है, इन्वेंटरीज में आएगा। 40,200, 11,15,729, ये वैल्यू हम अब लिखेंगे कहाँ पे सर, बैलेंस शीट में। सो 11,15,729 सही है। चलिए चलते हैं फिर ट्रेड्स एंड रिसीवेबल्स। ये भी दोनों इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई दी हुई है। हमारे पास कुछ कस्टमर्स भी थे और ट्रेड रिसीवेबल्स मींस बिल्स रिसीवेबल भी हैं, दोनों है। ये रहा बिल्स रिसीवेबल और ये रहा कस्टमर्स। तो चलिए दोनों टैली कर लेते हैं, दो एंट्री होती है मैक्सिमम इसके अंदर। कस्टमर्स 5,54,000, दैट इज अवर डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल सर हमारा 174,400 है, सो 7,32,400 होगा टोटल इसका, 732,400।
400 की एंट्री ले लेते हैं बैलेंस शीट में। चलिए उसके बाद आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी एक से ज्यादा है इसलिए उसके भी नोट्स बनेंगे। दो कंपोनेंट्स है जहां तक मुझे याद है, अंदर दो चीजें थी, दो पॉइंट्स थे मीन्स। तो एक है कैश बैलेंस, कैश बैलेंस एक है, ये रहा कैश बैलेंस 5,51,000 सही है। चेक एंड ड्राफ्ट्स यानी एक तरीके से बैंक बैलेंस यूं समझ लीजिए। सो 1,26,582 टोटल 677,582, ये हमारा आखिरी नोट्स है। टोटल 9 नोट्स इस सब में बने हैं। 677,582, चलिए बैलेंस शीट में इसे दर्शा देते हैं। लेट अस हैव इट्स रिकॉर्ड। तो चार कंपोनेंट रेडी, 4 सब हेड्स आर रेडी ऑफ करंट एसेट्स, टोटल 6 सब हेड्स हैं इसके। अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या कोई शॉर्ट टर्म लोन्स हमने किसी को दिए, एडवांसेस किए हैं? हाँ सर, हमने व्यापारियों को लोन दी हुई है। हमारे जो व्यापारी हैं, क्रेडिटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको लोन दी है, बाहर वालों को लोन दी है, शॉर्ट टर्म की दी है। तो वो 1,51,000 की एंट्री यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दोस्तों। और आखिरी पॉइंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए डैश, ऐसी कोई चीज जुड़ी हुई नहीं दी हुई है। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, ऐसा कुछ होता तो वो यहाँ आता। तो दोस्तों अब टोटल टैली होना चाहिए। मेन पॉइंट जो है आपका लायबिलिटी और एसेट सेक्शन दोनों टैली होना चाहिए, तो आप 14 में से 14 स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। हमारा लायबिलिटी सेक्शन 1,22,94,111 आ रहा था, वही हमारा एसेट भी उतना ही आना चाहिए। दोनों अमाउंट्स टैली होनी चाहिए, जिसे मैं अब रेड कलर का कर रहा हूँ, सिंबलाइज कर रहा हूँ, जिसे मैं अभी ये अमाउंट और ये अमाउंट टैली होनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये दोनों टैली होना चाहिए। 14 में से 14 आपके हो गए। और खास ध्यान रखना कौन सी चीज कहाँ दर्शानी है, ठीक है, उसके हिसाब से ये वैल्यूज भी राइट होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे टिक होगा, इस तरीके से आपका मार्किंग होगा दोस्तों। तो आई होप आप सबका सम टैली हो रहा होगा जैसे मेरा